साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की तैयारी बिल्कुल मस्त होगी। तो भैया आप जानते हैं शाम को 7 बजे हम आपके लिए जनरल स्टडीज के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी या सुपर टेट आरओ या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो श्रृंखला है बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहते हो कि इनकी पीडीएफ मिल जाए और कल के डेट में टेस्ट हुआ है, आप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकें और रात के 9 बजे लाइव क्लास होती है जहां पर हम डिस्क्रिप्टिव आपका पूरा कंटेंट जो है कवर करते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप ऐप को डाउनलोड करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ध्यान से समझना मेरे भाई, यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये मीर कासिम भैया कहाँ का था? बंगाल का नवाब था। ठीक है, अभी हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको जो है देखा, उसके बाद उसके साथ साथ में पैरेलल में स्वायत्त जो और राज्य थे वो अपनी सत्ता को फ्री कर रहे थे, मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, जिसमें बंगाल हो गया, अवध हो गया, तो ये सब प्रमुख थे। और उसी बंगाल का जो है नवाब था जिसका नाम क्या था? मीर कासिम था। वो लगातार जो है अंग्रेजों से कह सकते हैं कि दो चार कर रहा था, उसकी लगातार लड़ाई हो रही थी। अब उसमें से आपको बता रहा हूं, लेकिन वो प्रयास तो बराबर कर रहा था, लेकिन बेचारा हार जा रहा था। द ब्रिटिश ऑफिसर हु डिफीटेड मीर कासिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल इन 1963 वाज, आप कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो था, मेजर एडम्स था, कर्नल मैलेशन था, कर्नल हार्डवेल। तो आपको इसमें चारों में से एक सही विकल्प है, उसी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर पता हो फटाक से आप कमेंट में आंसर लिख दीजिए। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर मेजर हेक्टर मुनरो। मेरे भाई यहाँ पर आप जानते हैं मेजर हेक्टर मुनरो 1763 ईस्वी में के आसपास में, जब लगातार बंगाल का जो नवाब था, जहां भी उसको जिस भी मौका मिल रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो लगातार ये हरा रहा था। और उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें तो बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, तब 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में इसने फाइनली तीनों सेनाओं को हराया। आप जानते हैं जहां पर दिल्ली का नवाब मतलब कह सकते हैं सम्राट, और उसके साथ साथ अवध और ये बंगाल का, तीनों नवाबों को एक साथ बक्सर के युद्ध में हरा दिया। कौन उस समय कौन ये था, कौन अधिकारी था? यही मेजर हेक्टर मुनरो था। इतना आपको जानना चाहिए इस संबंध में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए ये है भैया टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आपको इसका आंसर बताना है मेरे भाई। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच पिगमेंट? किस पिगमेंट की वजह से टमाटर का कलर लाल होता है? फटाक से आंसर कर दीजिए, हम लोग तो बहुत बार पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जेंथ्रोफिल, लाइकोपीन और कैप्सेथिन, कैरोटीन किसकी वजह से होता है भाई? तो ये होता है सही विकल्प क्या है? लाइकोपीन। जी हाँ, अगर हम बात करें तो टमाटर का लाल रंग जो होता है उसका मुख्य कारण होता है लाइकोपीन। जी हाँ, और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यह टमाटर के लिए खास करके ये तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है होता है। और लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किसमें? लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में टमाटर जैसे जिसको लाल बनाने में मदद करता है, यानी काम करता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जैसे तरबूज हो गया, ठीक है, लाल अंगूर हो गए, पपीते हो गए, ये सब, इन सब में भी यही लाइकोपीन पाया जाता है। ठीक है, लाइकोपीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज को बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है, तो अगर आप के लिए ये हेल्पफुल है तो निश्चित तौर पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लिया करें। ठीक है, और अब बहुत जल्द हम इस क्लास को भी लाइव लेकर आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका समय कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें, इसलिए हम समय बचाने के लिए लाइव से थोड़ा सा अभी वर्क करें, लेकिन आएंगे। लेकिन इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि टाइम आपका ज्यादा बर्बाद ना हो। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द स्टेथोस्कोप यूज बाय डॉक्टर वर्क ऑन हिच प्रिंसिपल। जो है यहाँ पर देखिए क्या है, इंटरफ्रेंस यानी प्रतिकरण, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और उसके बाद ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुपर पोजिशन ऑफ द साउंड वेव, तो इसको आपको बताना है। इसमें सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? तो देखिए जो सही विकल्प है ये, अगर हम बात करें कौन है,
क्या किसकी बात हो रही है? स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप माने डॉक्टर जो ये आला लगाते हैं ना, जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो आला लगता है, आला लगा करके जिसको गाँव की भाषा में कह सकते हैं, साधारण भाषा में लगा करके चेक करता है आपकी जो मतलब बीमारी को पता लगाने का प्रयास करता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है यहाँ पर? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है, ठीक है? तो इसके इसके द्वारा क्या करता है? हृदय, फेफड़े की जो ध्वनियाँ होती हैं उनकी जाँच करता है डॉक्टर और उसके बाद बीमारी को फाइंड करने का प्रयास करता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आंखों की छड़ें, जी हाँ, और शंकु किससे रूपांतरित होते हैं? रॉड्स एंड कॉन्स ऑफ द आईज आर मोडिफाइड फ्रॉम। आपको बताना है रॉड्स और कॉन्स ऑफ आईज ये जो है आर मोडिफाइड फ्रॉम किसके द्वारा होती है? चार विकल्प। एक ध्रुवीय तंत्रिका यानी यूनिपोलर न्यूरॉन्स, और अध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं यानी नॉन पोलर न्यूरॉन्स। उसके साथ साथ बताएं द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं यानी बाइपोलर न्यूरॉन्स। उसके बाद बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो क्या विकल्प इसमें सही होगा मेरे भाई? सही विकल्प है आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो है सी आंसर। क्या है? द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं यानी बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये आपका सही विकल्प होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो है आंखों की छड़े यानी रॉड्स और क्या है? कॉन्स, रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, ये प्रकाशग्राही जो कोशिकाएं होती है यानी फोटो रिसेप्टर जो सेल्स होती हैं उन कुल मिलाकर के फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। ठीक है, ये रेटिना में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? रेटिना में। ठीक है, रेटिना में पाई जाती है। इसको आपको इतना ध्यान देना है। अगर हम बात करें छड़े जो होती हैं कम प्रकाश में देखने तथा शंकु जो रंग होते हैं उनको तीव्र दृष्टि के लिए मूलतः क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसको आप समझिएगा इतना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अंतरराज्यीय नदियों के जल विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, देखिए यहां पर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर चार आर्टिकल्स दी गई हैं, आपको बताना है। इसी तरीके से आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको आपको देखना है। अनुच्छेद 260, ठीक है, अनुच्छेद 261 में है ये, अनुच्छेद 262 में है, अनुच्छेद 263 में है ये। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प बताना है मेरे भाई। तो अगर हम बात करें इसका तो यहाँ पर है सही क्या? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत इनका जो है जिक्र किया गया है। इसका अंतरराज्यीय नदियों के जल विवादों का न्याय निर्णय किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 262 से संबंधित है। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 260 का तो ये किससे संबंधित है? ये भारत के बाहर जो राज्य क्षेत्र है उनसे संबंधित कोई मामला होता है तो उसके लिए 260 है। ठीक है, चलो उसके बाद 261 की बात करें तो सार्वजनिक कार्य एवं जो है अभिलेखों से संबंधित होता है 261। और 263 की अगर हम बात करें तो अंतरराज्यीय जो परिषदें होती हैं उनसे संबंधित ये है कौन? अनुच्छेद 263। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। धोबी की खुजली, धोबी की खुजली का रोग कारक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इनके आंसर को फटाफट लिखते रहें। और सुबह में जो करंट अफेयर की क्लास होती है, रात में जो अब 9 बजे आपका डिस्क्रिप्टिव जो क्लास होगी, उन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर आप जरूर अटेंड करें और अपने जनरल स्टडीज की यात्रा को बिल्कुल आसान बनाएं। यहाँ पर हम आपके जनरल स्टडीज के सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखिए ये है क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ यानी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। तो ये क्या है? धोबी की खुजली आप जानते हैं गांव की भाषा में से क्या बोला जाता है? दाद। क्या बोला जाता है? दाद। ठीक है, दाद। ये हाँ, ये देख सकते हैं, इसे छोटी छोटी कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है, इसको दाद बोला जाता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से। फफूंद यानी कवक, फंगस की वजह से होता है। तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये क्या है? फंगस इन्फेक्शन होता है। ये जो है इसे दाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बात करें ये खास करके ऐसे त्वचा में, जैसे मतलब त्वचा में ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर नम होता है या पसीने से जो क्षेत्र प्रभावित होता है वहीं पर ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े भाई यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला, ठीक है, अवस्थित है? आपको बताना है भारत के किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्यों में कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? ठीक है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द कोयली पेट्रोलियम रिफाइनरी लोकेटेड? ठीक है, असम, केरल, गुजरात, कर्नाटक। फटाफट इसके आंसर को आप बताइए भैया। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हाँ ये अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है वो क्या है? वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। जी हाँ, अगर हम बात करें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और यह जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंडर में काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो है पानीपत रिफाइनरी के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मतलब अधिकार वाली दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये जो गुजरात वाली जो ये तेल शोधनशाला है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, मतलब कह सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, इसके बाद पानीपत में, पानीपत की रिफाइनरी जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर, किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटरों ने वैक्यूम, जी हाँ, वैक्यूम ट्यूबों के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया? मतलब किस परिवर्तन के बाद? देखो आपके ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम सब कुछ कवर करेंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड, इसलिए बिल्कुल आप परेशान ना हो। देखिए यहाँ पर, किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटरों ने जो है वैक्यूम ट्यूबों के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया? ड्यूरिंग व्हिच ट्रांजिशन पीरियड डिड कंप्यूटर स्टार्ट यूजिंग ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स? पहली से दूसरी पीढ़ी, ठीक है, आप जानते हैं, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी और चौथी से पांचवी पीढ़ी, यानी थर्ड टू फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन। तो इसमें क्या सही विकल्प है? सही विकल्प की अगर हम बात करें तो भैया है ये वाला, फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन, यानी पहली पीढ़ी। ठीक है, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब कि जो कंप्यूटरों में मुख्य रूप से क्या करें, वैक्यूम ट्यूब की जगह मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होने लगा, मतलब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। समझ में आ रहा है? किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटरों में ने जो है वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया? तो पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में जैसे ही प्रवेश किया तो वैक्यूम ट्यूबों के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना शुरू हो गया भैया। तो इसको इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब बात करें अगर हम ट्रांजिस्टर की, तो भाई आकार में थोड़ा सा छोटे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आकार में थोड़ा सा पहले जो बड़ा हुआ करता था वैक्यूम, अब वो ट्रांजिस्टर क्या होने लगे, थोड़ा सा छोटे होने लगे और विश्वसनीय थे, कम खपत से बन जाते थे। ठीक है, मतलब उसमें लागत ज्यादा नहीं लगती थी। इसके साथ साथ दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका प्रमुख अगर काल की बात करें तो कब, 1956, कब 1956 से 1963 तक, कितना, 1956 से 1963 तक माना जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखें, राज्य के नीति निर्देशक, देखो ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, नीति निर्देशक तत्व पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा है, ये कथन किसने कहा है? ठीक है, यहां पर देखिए, आप जानते हैं हमारे संविधान पर जम करके टिप्पणियां हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान अपने अपने स्तर से टिप्पणियां की है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उस पर जो है किसी ने कहा है, क्या कहा है कि मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा है। अब सबसे पहले अगर आपको पता हो कि ये जो नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिया गया है, आप कमेंट कर दो फटाक से, कहां से लिया गया है? तो सब हम जानते हैं कहां से, आयरलैंड से लिया गया है। और ये कथन किसके द्वारा किया गया है? केसी व्हीलर, वीर, आइवर जेनिंग, लॉर्ड एप्टन और ग्रैनविल ऑस्टिन। कमेंट में करो भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट। तो किसने किया है? आइवर जेनिंग ने। आइवर जेनिंग ने कहा है, क्या कहा है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व पुणात्मा जो है पुणात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा है। ठीक है, और नीति निर्देशक की बात करें हम तो ये किसमें है? भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में। भाग 4 में अगर हम बात करें तो केसी व्हीलर, ये यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है घोषणा पत्र। किसको कहा है? हमारे संविधान को। ठीक है, इन्हें जो है जो नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें क्या कहा है? घोषणा पत्र। हमारे संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है उसको क्या कहा है? घोषणा पत्र। किसने कहा है? ये केसी व्हीलर ने कहा है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा? आइवर जेनिंग ने कहा राज्य के निर्देशक तत्व पुणात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ये इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसे संविधान की आत्मा बताया है। किसको? इसको, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने हिसाब से कथन हमारे संविधान के अलग अलग तत्वों के लिए कहा है। अब देखो आगे आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन, कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल उपयोगिताओं को संदेशों को स्थायी रूप से डाउनलोड किए बिना कई उपकरणों से उन तक पहुंचने का अनुमति देता है? ठीक है, तो यहां पर आपको ये बताना है, 4 विकल्प है, POP3, FTP, SMTP, IMAP। तो यहां पर जो सही विकल्प मित्र होगा वो है आपका ये वाला IMAP।
ये अगर हम बात करें तो IMAP की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। इससे क्या होता है? ईमेल संदेश जो है मुख्य रूप से सर्वर्स पर क्या होते हैं? सामान्यतः संग्रहित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है। और क्या करता है ये? एक ही ईमेल खाते को अनेक उपकरणों से जो है देख सकता है और प्रतिबंधित भी कर सकता है जो यूजर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर POP3 की, ठीक है, POP3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? जो मैसेज होता है, जो उपयोगकर्ता होता है, वो स्थानीय उपकरण पर डाउनलोड करता है। क्या करता है? डाउनलोड करता है। और SMTP की अगर हम बात करें तो ये भैया आप इसका मुख्य कार्य जो होता है ईमेल सेंड करना। क्या करना? ईमेल सेंड करना। तो यहां पर हम एक बार यहां पर फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल प्रयोग जो है उपयोगकर्ताओं को संदेश को अस्थायी रूप से डाउनलोड किए बिना कई उपकरणों में उन तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो आप यहां पर देखिए पहला जो सही विकल्प है वो है IMAP। क्या है? IMAP। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें ईमेल संदेश मुख्य रूप से सर्वर पर इकट्ठा होता है। कहां पर इकट्ठा होता है? सर्वर पर इकट्ठा होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ हम बात करें यूजर जो है एक ही ईमेल अकाउंट को अनेक उपकरणों से देख सकता है और उसको प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है। तो यहां पर इतना आप जाने। और अगर हम POP की बात करते हैं, POP3 की बात करते हैं तो ये इसमें क्या होता है? जो संदेश होते हैं सामान्यतः उनको स्थायीकरण मतलब स्टॉप करता है, रोकता है, या फिर स्थायीकरण उपकरण पर डाउनलोड करके इनको एक्सेस किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद SMTP की बात करें तो ये भैया क्या करता है? ये ईमेल भेजता है। जितना आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट से इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है। जनरली द डेप्थ ऑफ द सी इज मेजर्ड इन किसमें? फीट में, फैथम में, मीटर में, समुद्री मील में। तो इसका आंसर आपको करना है भाई। ठीक है। तो हमने कई बार इसको देखा है, पढ़ा है। ये होता है भैया यहाँ पर फैथम। किसमें? फैथम में। जी हाँ। अगर हम बात करें तो समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फैथम से मापी जाती है। किससे? फैथम से। फैथम की अगर हम बात करें तो एक फैथम बराबर कितना होता है? मतलब एक फैथम बराबर 1.83 मीटर होता है। समझ लीजिएगा। एक फैथम बराबर कितना होता है? जो है एक फैथम बराबर 1.83 मीटर होता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो ये आ गया आपका ICT का क्वेश्चन। अभी हम ICT का जो डिस्क्रिप्टिव क्लास चल रही है उसके माध्यम से डिस्क्रिप्टिव पूरा मैटर को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के माध्यम से देखते चले। ICT, ठीक है, भौगोलिक सीमाओं के पार वास्तविक समय में संचार को संभव बनाता है। दूसरा कथन, ICT पारंपरिक शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त कर देता है। तो इसमें इन दोनों कथनों में कौन सही है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर विकल्प है 1, 2, दोनों, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। तो आपको बताना है यहाँ पर डी है ओनली 1। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र क्या होगा आप अपने हिसाब से बताइए कमेंट में तुरंत। इसको देख करके हम समझ सकते हैं तुरंत क्या होता है भाई। ICT क्या करता है? भौगोलिक सीमाओं के पार वास्तविक समय में संचार को संभव बनाता है। ठीक है। जैसे लाइव होते हैं, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। एक समय में मैं यहां पर हूं, आप पता नहीं कहां से आप देख रहे हैं, तो मतलब आप समझ लीजिए कि इंटरेक्शन का जो समय है वो कितना न्यून हो गया। ये किसकी वजह से संभव है? ICT की वजह से संभव है। क्या ICT जो है पारंपरिक शिक्षण संसाधनों की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त करता है? ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर भी स्कूल कॉलेज जो है जहां पर जाकर के हम लोग पढ़ाएंगे और जिसके एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी मान्यता इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन खत्म है। यहीं पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये डी विकल्प आपका सही है। ठीक है। चलो अब इसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सारी चीजें जो होती हैं आप सब जानते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो फिर एक बार एक क्वेश्चन आया ICT का आ गया। आधुनिक ज्ञान समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT की भूमिका का सर्वोच्च वर्णन कौन कर रहा है? 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर सूचना तक तीव्र पहुंच, साझाकरण और प्रसार को सक्षम बनाना। ठीक है। और उसके बाद संचार को केवल स्थानीय नेटवर्क, मतलब भूमिका का सर्वोच्च वर्णन कौन सा है? ठीक है। संचार को केवल स्थानीय नेटवर्क तक सीमित करना, ये गलत है। ठीक है। संचार के सभी पारंपरिक रूपों को समाप्त करना, ये भी गलत है। शिक्षा के डिजिटल उपकरणों के उपयोग को सीमित करना, ये भी गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर यही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? वैश्विक स्तर पर, वैश्विक यानी ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर सूचना तक तीव्र पहुंच। अभी कोई घटना हुई यहां से, आप भड़ाक से उस विदेशों में भी पहुंच जाती है।
क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी हम वीडियो यहां से बना करके भेज रहे हैं आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? आईसीटी की वजह से होता है। जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की वजह से संभव हो रहा है। तो यहां पर ये विकल्प आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलो भाई। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैक का प्राथमिक फोकस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली फोकस ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इन इंडिया? तो आपको बताना नैक का प्राथमिक फोकस क्या है। छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराना, उच्च शिक्षा संस्थानों का जो है प्रत्यायन करना, ठीक है, एक्रीडिटेशन करना, या संस्थान में ट्यूशन फीस का विनियमन करना। तो इसमें आपको बताना है भैया क्या करना है, सही विकल्प आपका क्या होगा। तो सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी यानी उच्च शिक्षा संस्थान का प्रत्यायन करना, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। यानी नैक का प्राथमिक फोकस इसी पर होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखें। अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, उच्च शिक्षा संस्थानों, नैक जो है उच्च यानी नैक यहाँ पर ये क्या करती है, उच्च जो शिक्षण संस्थान है उनके गुणवत्ता का मूल्यांकन और उनका प्रत्यायन करती है। ठीक है, प्रत्यायन करती है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ अगर हम बात करें नैक की स्थापना की तो ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था। कब? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1994 में। अरे भाई साफ साफ बन जा। हाँ, 1994 में। ठीक है, ये आपका नैक की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखें मेरे भाई। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन करना। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें यहाँ पर मतलब उनके जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी गुणवत्ता पर फोकस करती है, उनकी जो गुणवत्ता है गुणवत्तापूर्वक शिक्षण कार्यों पर फोकस करती है, जिससे उनको और मतलब अच्छा बनाया जा सके। ये सब काम कौन करता है? नैक करता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए ये है मूडल, निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है? ठीक है, मूडल, MOODLA, मूडल निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है? इज द यहाँ पर देखें मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें आपको बताना है सही विकल्प। देखें मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट, ये आपके आईसीटी का पार्ट है भैया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंट लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंट लीगल एनवायरनमेंट। तो इसका क्या होगा सही विकल्प? यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका सही विकल्प है। एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है किसका? MOODLA की। ठीक है, अगर हम बात करें इसका उपयोग ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम और जो क्वेश्चन आंसर टाइप के होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसके लिए गतिविधियों के प्रबंधन के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, यह शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण अधिगम वातावरण प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे देखते हैं मुंडा विद्रोह। जी हाँ, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ द मुंडा रेबेलियन? बिरसा, ठीक है, कान्हू, तिलका और सिद्धू। आप जानते हैं ये भैया झारखंड के भगवान इनको माना जाता है। ये कौन है? बिरसा जी, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा ये हैं आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो मुंडा विद्रोह को मुंडा जो है उल गुलान विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा उल गुलान विद्रोह कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करें इसके जो प्रमुख नेता थे वो बिरसा जी थे। यहाँ पर आप इनकी फोटो को देख सकते हैं। यह छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, जो झारखंड वाला क्षेत्र है, वहां पर मतलब 1999 सॉरी 1899 से लेकर के 19 तक, जी हाँ 19 तक ये जो है चला था, ईस्वी तक चला था। और सामूहिक खेती जो यहाँ पर करते थे ये लोग, ये उसे खूटकटी कहते थे। क्या कहते हैं? खूटकटी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बिरसा को इस 1900 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया और इसी समय जब गिरफ्तार किया गया तो उसी दौरान 1900 में इनकी जो है हैजा की वजह से, किसकी वजह से? हैजा की वजह से मौत हो गई। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है।
कब इनको गिरफ्तार किया गया था? 1900 यानी 1900 में। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? हाईजैक की वजह से हुई। अब देखो यहाँ पर भैया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चयन करना है। यहाँ पर आप देखें, ये है नोकरेक, अगस्त्यामलई, नंदा देवी, दिहांग विहांग और उत्तराखंड, अरुणाचल, मतलब ये पहाड़ियां हैं। और ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राज्य है। क्या है? राज्य है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मतलब सही बताना है कि ये कूट है, नीचे देखो, इन कूट के माध्यम से इनका सही मिलान करना है और इनको आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो नोकरेक जो ये पहाड़ी है, ये कहाँ है भैया? मेघालय में। ठीक है, और अगस्त्यमालई की बात करें तो ये भैया केरल में है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। नंदा देवी की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, दिहांग विहांग की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अब आप इसका मिलान कर लो कि ये कौन सा विकल्प सही होता है। ए का 4, ठीक है, बी का 3, बी का 3 हो रहा है। ठीक है, सही है। और उसके बाद सी का 1, तो जी हाँ, बिल्कुल ये अलग आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। जियोग्राफी के दौरान हम लोग इस पर बढ़िया से डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, माँ द्वारा बच्चे को गले लगाने या चूमने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हम सब जानते हैं, लव हार्मोन जिसे कहा जाता है। विच हार्मोन इज जो है सिक्रेटेड व्हेन अ मदर हग और किसेस हर चाइल्ड? इंसुलिन, नॉरएड्रेनालिन, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन या पुटको दीपक हार्मोन, ये क्या होता है? सही विकल्प है भैया ऑक्सीटोसिन। जी हाँ, आप जानते हैं इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूध के लिए भी किया जाता है, गाय भैंसों में भी इसी का इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जाता है और इसको लव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, जब प्रसव या स्तनपान कराती हैं महिलाएं, तो उस दौरान जो मतलब हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से दूध स्रावित होता है, वो यही होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इससे इमोशन मतलब प्रेम, मातृत्व, व्यवहार, ये सब जो है आता है, कह सकते हैं इसी हार्मोन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिन इन द इंडिया? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प। अगर हम सही विकल्प की बात करें तो ये है भैया सतलज। जी हाँ, सतलज। सतलज नदी है जिसका जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। ठीक है, ये फिर कहां पर है? आप सब जानते हैं, राकसताल से निकलते हैं। राकसताल कहां? तिब्बत से। ठीक है, ये तिब्बत से निकलते हैं। कहां से? तिब्बत से। ठीक है, राकसताल तिब्बत से निकलती है। कौन? सतलज। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें रावी का, तो रावी भैया ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा से। कहां से? रोहतांग दर्रा से, जो कहां पर है? हिमाचल में है। और उसके बाद चेनाब की अगर हम बात करें तो चेनाब भैया जो बारालाचा दर्रा है वहां, जो हिमाचल में है, वहां से ये भी निकलते हैं। और ब्यास की बात करें तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। ठीक है, तो ये सब, ये तीनों भारत में इनका उद्गम स्थल है। लेकिन सतलज नदी का तिब्बत में जो है, जो तिब्बत भारत का जो है भाग नहीं है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये देखो, ये रिसेंट में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ? कंचन चौधरी, सोनाली मिश्रा, रश्मि शुक्ला और दशा शिखा नोरांग। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है मित्र, वो है सोनाली मिश्रा की। ये आपके सही विकल्प है। कौन है? सोनाली मिश्रा जी। जी हाँ, सोनाली मिश्रा की अगर हम बात करें तो ये 1993, यहाँ पर 1993 में। जी हाँ, ये है सोनाली मिश्रा, नहीं है फिलहाल तो, ये आईपीएस की फोटो है। तो 1993 में बैच की ये आईपीएस है। क्या है? आईपीएस अधिकारी हैं। और इन्हें क्या बनाया गया है? मतलब आरपीएफ की पहली महिला निदेशक के रूप में इनको बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश कैडर से रही। ठीक है, और उसके साथ साथ हम बात करें तो इनकी नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा की गई है। किसके द्वारा? कैबिनेट नियुक्ति समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है भैया। ठीक है, चलो, वयस्क मताधिकार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में अभी हम लोगों ने इनको पढ़ा है। वयस्क मताधिकार, द राइट टू एडल्ट सफरेज इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323। तो इसमें आपको बताना है भाई। तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है अनुच्छेद 326, ये वाला अनुच्छेद, ये वाला विकल्प आपका सही है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। वयस्क मताधिकार का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में। किसमें? अनुच्छेद 326 में। आप जानते हैं अनुच्छेद 326 में लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन में जो वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। और इसके अंतर्गत क्या है ये, और के साथ साथ 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु क्या किया गया है? 21 साल जो थी उससे घटा करके क्या कर दिया गया? 18 कर दिया। ठीक है, कौन से? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतलब जो एज वोट देने की पहले कितनी थी? 21 थी, अब कितनी क्या हो गई? 18 हो गई। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है?
ठीक है, बात हो रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फोसिस रॉक। 4 विकल्प है यहाँ पर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और सिस्ट। तो इसमें आपको सही विकल्प बताना है मेरे भाई। तो सही विकल्प की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट जो है भैया, ग्रेनाइट आपका ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, बल्कि तीनों क्या है, संगमरमर, क्वार्टजाइट और सिस्ट, ये सब रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर हम बात करें ग्रेनाइट जो है, ये जो है रूपांतरित चट्टान नहीं बल्कि क्या है, आग्नेय शैल से का उदाहरण है। किसका है, आग्नेय शैल का। ठीक है, आग्नेय शैल का, आग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना मेरे भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है, मानव गुर्दे में पथरी किसके कारण बनती है? किडनी स्टोन इन ह्यूमंस आर फॉर्म ड्यू टू, किसकी वजह से? आपको यहाँ पर आंसर करना है। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर आपको बताना है भैया सही विकल्प। तो सही विकल्प की बात करें अगर हम, तो ये है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में, मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है उसका कारण क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल क्या होते हैं, जो है जो ये पथरी है, मतलब क्या गुर्दा है, उसमें जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पथरी होती है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगर देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा आदेश नहीं दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर ध्यान देना। करो या मरो दिया था। ठीक है, सरकार प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल से पंगु बनाए, ये भी आदेश दिया था इन्होंने। मृत्यु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाए, ये भी उन्होंने नारा दिया था। लेकिन ये अपने को ब्रिटिश सम्राट की प्रजा के रूप में देखे नहीं भैया, ऐसा नहीं कहते उन्होंने। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको जानना है। आगे बढ़ जाते हैं भाई अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? Which of the following longitude forms a great circle on the globe along with the prime meridian? ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री। तो सही विकल्प क्या है भाई? यही है 180 डिग्री। जी हाँ, अगर हम बात करें 180 डिग्री देशांतर तथा 0 देशांतर एक साथ मिलाने पर बृहद वृत्त का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर इनको क्या करेंगे इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसको देख लीजिए इसके माध्यम से। ठीक है भाई, चलो अब उसके बाद अगर हम बात करें इस रेखा का, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसे अक्षांश बोलते हैं। ये जो रेखा होती है, जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, उसको देशांतर बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसको अभी जब जियोग्राफी के दौरान पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको समझाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। डिस्क्रिप्टिव क्लास रात के 9 बजे होती है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जो ऐप पर होगी, ऐप को डाउनलोड करके आप उसको करिए, पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लास वहां पर हम एक्सेस करेंगे। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय द आरबीआई फॉर द जो है इशुएंस ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, यहाँ पर देखें न्यूनतम कोष प्रणाली, ठीक है, आनुपातिक कोष प्रणाली, दोनों यानी ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भाई सही विकल्प क्या होता है। सही विकल्प है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी ये वाला विकल्प, ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। न्यूनतम कोष प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कम से कम 200 करोड़, 200 सीआर जो है रुपया, मतलब खर्च करने से पहले जैसे एक न्यूनतम बजट बनाया जाता है कि मतलब 200 करोड़ रुपए का जो सोना होता है उस या एवं जो मुद्रा भंडारण है, ठीक है, उतना आवश्यक है। उसके अंतर्गत कम से कम हमारे भंडार में इतना कम से कम होना चाहिए, इतनी ताकत। तो ठीक है, इसमें स्वर्ण का मूल्य लगभग 110 करोड़ से कम नहीं होना, सॉरी 115 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। तब अगर इससे कम हुआ तो समझ लीजिए फिर वित्तीय आपातकाल की स्थिति भारत देश में बनना प्रारंभ हो जाती है। तो इतना कोशिश किया जाता है कि न्यूनतम मूल्य इतना कम से कम रखा जाए। लैपटॉप में प्रयुक्त जो एलसीडी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग कंट्रोल मॉनिटर, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लैपटॉप क्लियर डिस्प्ले और लॉन्ग क्रिस्टल। तो बताओ भाई, हम सब जानते हैं, बहुत सरल है, क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 22 जून को, 1 दिसंबर को, 28 फरवरी को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को।
अब आप इस डेट को याद रखिएगा, 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी तो 4 साल बाद आती है, उसके बाद महीना खत्म हो जाता है, यानी उससे आगे कुछ नहीं, यानी विज्ञान से आगे कुछ नहीं। और उन्होंने जो है रमन प्रभाव, किसने, रमन मतलब सीवी रमन ने 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी कब, 19 जी हाँ 1928 को, 1928 को रमन प्रभाव इन्होंने खोजा था, या कह सकते हैं खोज की थी। इसी वजह से इसी स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में इसे 1986 से मनाया जाता है। कब, 1986 से मनाया जाने लगा है। तो इसको आप इतना ध्यान रखना, कब से मनाना शुरू हुआ है, 1986 से। रमन प्रभाव कब खोज हुआ था, 28 फरवरी 1928 से। तो 28 फरवरी को इसका जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, इफको के नए एमडी एमसीओ कौन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछा गया है रिसेंट में, तो ये आपको ध्यान देना है। रोहित वर्मा, राकेश भूटानी, केजे पटेल और अमरवीर सिंह। तो इन चारों विकल्पों में से अगर हम बात करें तो सही विकल्प है भैया केजे पटेल। इन्हें जो है इफको के नए जो है मतलब एमडी के रूप में बनाया गया। अगर हम बात करते हैं इफको की, तो इफको की स्थापना भैया 1967 में हुआ है। कब, 1967 में इनकी स्थापना हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी उर्वरक संस्था है, सहकारी सबसे बड़ी उर्वरक संस्था है। केजे पटेल ने जो है उदय शंकर अवस्थी का स्थान लिया है, ठीक है। इससे पहले उदय शंकर अवस्थी जी एमडी थे। आगे बढ़ते हैं, आज यहाँ पर देखें, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात कर रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको देखना है भाई, दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्रवन, ठीक है, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वन, कच्छ का रण घास प्रदेश और पूर्वी दक्कन पठार आर्द्रवन, यहाँ पर यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्रवन के रूप में, यानी रेन फॉरेस्ट या मॉइस्ट डिसिडुअस के रूप में जाना जाता है। तराई द्वार की बात करें तो जो है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। कच्छ के रण की बात करें तो घास प्रदेश के रूप में जाना जाता है। लेकिन पूर्वी दक्कन पठार जो है ये आर्द्र वन के रूप में नहीं बल्कि शुष्क सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। और आर्द्र वन क्या है भाई, दक्षिण पश्चिमी घाट, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड करेंगे। इसके अतिरिक्त आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो 9 बजे की लाइव क्लास है जिसके माध्यम से हम डिस्क्रिप्टिव क्लासेस लेते हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।